ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। बायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th of April 1770 in Cockermouth, कम्बरलैंड, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में। इनके पेरेंट्स, फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ, ये एक लॉयर थे, और इनकी मदर है एन कुकसन या एन वर्ड्सवर्थ। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, और ये बहुत ज़्यादा मूडी और वायलेंट नेचर के थे। इनकी मदर की डेथ जब ये 8 साल के थे तब हो जाती है, और इनके फादर की जब ये 13 ईयर्स के होते हैं, यानी कि 13 ईयर्स तक ये कम्प्लीटली ऑर्फन्ड हो जाते हैं। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इनकी हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में होती है। 1787 में ये ज्वाइन करते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। इनके जो टीचर हैं विलियम टेलर, इनको इंस्पायर करते हैं पोइट्री कंपोज करने के लिए या पोएम कंपोज करने के लिए। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इनको ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश आती थी। ट्रिप टू फ्रांस, लव अफेयर एंड डिपार्चर। 1790 में इनका फर्स्ट टूर होता है फ्रांस में, और 1791 से 1792 के बीच ये सेकेंड टूर लेते हैं। इनके फ्रांस जाने का मेजर रीज़न होता है फ्रांस रिवोल्यूशन। फ्रांस में रिवोल्यूशन हो रहा होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इसलिए फ्रांस जाते हैं। और फ्रांस का जो रिवोल्यूशन है उसके लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के स्लोगन्स थे। एंड ये ज्वाइन करते हैं गिरोंडिस्ट, मॉडर्न रिपब्लिकन एक ग्रुप है, उसको ये ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। माइकल बोहप्यू वॉज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स, मतलब माइकल बोहप्यू इनको पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन इनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट से माइकल बोहप्यू ही करवाते हैं। इनके लव अफेयर की बात करें तो फ्रांस में इनका लव जो होता है वो एक फ्रेंच लेडी टे वॉलन से होता है, और इनकी एक बेटी भी होती है कैरोलिन। वहाँ पे ये ऑर्लीन में रहते हैं फ्रांस में। फ्रांस को छोड़ने के पीछे जो रीज़न था वो पॉलिटिकल अनरेस्ट और टेरर था, क्योंकि जब किंग लुइस 16 का एग्जीक्यूशन हो जाता है 1793 में, तो और रेन हो जाता है टेरर का 1793 से 1794 के बीच, तो जो रिवोल्यूशन था उसके आइडिया पे पानी फिर जाता है, ये कहले पूरा रिवोल्यूशन ख़राब हो जाता है। तो अब ये भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ये एक ब्रिटिश थे, तो इस वजह से इन्हें ब्रिटेन वापस आना पड़ा था। मैरिज, लेटर लाइफ और डेथ की बात करें, मैरिज इनकी 1802 में होती है मैरी हटचिंसन से, और इनके 5 बच्चे होते हैं। इसके बाद ये ग्रेसमेयर पीरियड की बात करें, ग्रेसमेयर पीरियड इनके 1799 से लेकर के 1813 तक चलता है, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स तक। ये डफ कॉटेज में जाते हैं अपनी बहन डॉरथी के साथ, और डॉरथी जो है वो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी होती है, मतलब सिस्टर तो होती हैं, फ्रेंड बहुत अच्छी होती है। और इस पीरियड को, ये 14 साल का जो पीरियड है ग्रेसमेयर पीरियड, इसको इनकी लाइफ का सबसे क्रिएटिव पीरियड माना जाता है। पोएट लॉरिएट बनते हैं ये 1843 में। इसके बाद रॉबर्ट साउदी के बाद, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 को एट द एज ऑफ 80। इनको ब्यूरी किया जाता है ग्रेसमेयर चर्च यार्ड में। पार्टनरशिप विद कॉलरिज एंड लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें, 1797 से लेकर के 1799 तक ये पार्टनरशिप करते हैं। सेटल होते हैं सॉमरसेट में नियर सैमुअल टेलर कॉलरिज, फॉर्मिंग अ प्रोफाउंड लिटरेरी फ्रेंडशिप। और यहाँ पे जब ये सेटल होते हैं तो इनकी एस.टी. कॉलरिज के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ साथ में मिलकर के एक कंबाइंड वर्क पब्लिश करते हैं, लिरिकल बैलेड
98 में, जिसमें 23 टोटल पोएम्स होती हैं, 19 वर्ड्सवर्थ की होती हैं और 4 कॉलरिज की होती हैं। टिनटिन अबे सबसे फेमस पोएम होती है, मतलब सब फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की, वो भी इसी कलेक्शन से है। और द राइम ऑफ अनजेट मैरिनर, ये एस.टी. कॉलरिज की बहुत फेमस पोएम है और ये भी इसी कलेक्शन से है। 1798 मार्क होता है बिगनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट और डेथ ऑफ क्लासिकल और न्यू क्लासिकल पीरियड या पोएटिक डोमिनेंस की बात करें। 1798 से ही रोमांटिक पीरियड शुरू होता है और न्यू क्लासिकल पीरियड ख़त्म होता है। ठीक है। इनके लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन 1800 में आता है, वो इसमें प्रीफेस ऐड करते हैं लिरिकल बैलेट का। ये थर्ड एडिशन जो है 1802 में आता है, इसमें एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ये ऐड करते हैं। और फोर्थ एडिशन 1805 में आता है। पोएटिक थ्योरी और प्रिंसिपल्स की बात करें तो डिफिनेशन ऑफ पोइट्री क्या देते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब पोइट्री आप ऐसा नहीं है कि वो आपको आप सोचोगे बैठ के तब आएगी, वो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स होती है। ये एक और डेफिनेशन देते हैं, पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेजेस, इट इज़ द impassioned expression which is in the countenance of all signs। मतलब कि पोइट्री जो है वो फाइनर स्पिरिट, जितनी भी हमारे पास नॉलेज है उसकी फाइनर स्पिरिट से कहीं ना कहीं निकलती है, और जितने भी हम नॉलेजेस गेन करते हैं वो हम पोइट्री के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोर प्रिंसिपल की बात करें, रिवॉल्टेड अगेंस्ट स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन, जो न्यू क्लासिकल एज में जो स्यूडोनिम मतलब स्यूडो का मतलब फॉल्स नेम रख के जो लोग आर्टिफिशियल डिक्शन करते थे उनके ये अगेंस्ट थे। और ये जो रिजिड लैंग्वेज यूज़ होती थी 18th सेंचुरी में, उसके ये काफ़ी पोज में थे और इनका मानना था कि सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो कि कॉमन लाइफ, ऑर्डिनरी रस्टिक कैरेक्टर्स यूज़ करते थे, पीजेंट और सेफर्ड्स यानी कि चरवाहे इनके वर्क्स में बहुत दिखते थे। मतलब ऑर्डिनरी रस्टिक लाइफ यूज़ करते थे, बहुत ही ऑर्डिनरी पीपल्स पे ये इनका मानना था कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको भी पोइट्री में जगह मिलनी चाहिए। और बेसिकली होता क्या था कि जो इलाइट क्लास थी यानी कि जो वेल्दी पीपल्स थे, माना जाता था कि जो लिटरेचर होता है, जो पोइट्री होती है वो सिर्फ वेल्दी क्लास के लिए होती है, इलाइट पीपल्स के लिए होती है। पर वर्ड्सवर्थ ने बोला नहीं, कॉमन लोगों को भी पोइट्री पढ़नी चाहिए, इसलिए कॉमन लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं और ये कॉमन पीपल को अपनी पोइट्री का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिक्शन ऑफ अ पोएट, डिफाइन अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये कहते हैं कि पोएट है वो एक आदमी से आदमी की बात करवाता है, पॉजेसिंग अ ग्रेटर सेंसिबिलिटी एंड डीप पावर टू सिंपैथाइज। ठीक है। मेजर थीम्स की बात करें तो इनकी मेजर थीम में नेचर रहता है और इनको पैंथेइज्म बोल जाता है, मतलब कि नेचर की वर्शिप करने वाला। इनका मेजर सब्जेक्ट्स हमेशा से ही नेचर ही रहा है। कॉमन मैन को ये एलिवेट करते हैं अपनी पोइट्रीज़ में। चाइल्डहुड और मेमोरी इनके पोइट्रीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहती हैं। और इनवर्डनेस एंड साइकोलॉजी, मतलब कि शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम मेमोरी, चाइल्डहुड एंड इनर साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजिकल लाइफ ऑफ अ मैन। मतलब इनकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, इसीलिए यही रीज़न है कि वर्ड्सवर्थ ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं और उनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंची है। मेजर वर्क एंड क्लासिफिकेशन की बात करें इनकी लॉन्ग पोएम एंड प्रोजेक्ट्स में द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है, ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है, रिटन बिटवीन 1798 से 1799 के बीच, कंप्लीट हुई थी 1805 में, लेकिन पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद 1850 में। प्लान्ड हुआ था कि ये इसको फर्स्ट बुक द रिक्लूस की फर्स्ट बुक की तरह इसको पब्लिश किया जाएगा, ऐसा वो प्लान हुआ था पर नहीं हुआ। उसके बाद द रिक्लूस प्रोजेक्ट की बात करें, ये अनफिनिश्ड क्यों है? पार्ट फर्स्ट
द होम एट गैसमेयर पब्लिश होता है 1888 में। सेकेंड है द एक्सकर्शन, स्टार्ट होता है 1802 में, पब्लिश होता है 1814 में। थर्ड पार्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ड्रामा की बात करें, द बॉर्डरर एक ट्रेजेडी है। इनके सोनेट की बात करें, सोनेट कलेक्शन, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 500 सोनेट्स लिखे हैं। द रिवर डडन सोनेट, द इक्लेसिकल सोनेट, सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलिनियस सोनेट, ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स। ठीक है। पॉपुलर पोएम्स की बात करें, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793, द सॉलिटरी रीपर, टिर्टन, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसको डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, ओड इमिटेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 से 1807 तक है, 1807 में पब्लिश होता है। ल्यूसी पोएम्स हैं 1798 से 1801 तक। उसके बाद माइकल, रिस्टोरेशन एंड इंडिपेंडेंस, अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे, ओट ड्यूटी, द टेबल टर्न एंड लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। और ये सारे इनके फेमस पॉपुलर पोएम्स हैं। द थॉर्न, द इडियट बॉय एंड ऑल। क्रिटिसिज्म की बात कर लें तो क्रिटिसिज्म की बात करें तो एस.टी. कॉलरिज कहते हैं, इनको एडमायर करते हैं इनके जीनियस के लिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप बहुत ही रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फ्रांसिस जेफरी कहते हैं फ्रिक्वेंटली इनको मॉक करते हैं इनकी सिंप्लिसिटी के लिए, और इनकी पोइट्रीज़ को एरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल, सिली और इनक्यूरेबल बताते हैं, और ये भी कहते हैं दिस विल नेवर डू। उसके बाद विलियम हैजलिट कहते हैं, स्टेट के वो कहते हैं ही वॉज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट, कॉलिंग हिम द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इनको स्पॉइल्ड चाइल्ड, डिसअपॉइंटमेंट का स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं, बट एक्नॉलेज दैट हिज स्ट्रेंथ ले इन हिज वीकनेस एंड डीप इनवर्ड इमेजिनेशन। ठीक है। इसके बाद थॉमस डे क्विंसी कहते हैं ऑफर्ड अ ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस, कि इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। ऐसी बात थॉमस डे क्विंसी कहते हैं इनके बारे में, मतलब रिमार्क बहुत गंदा देते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस पे। और इनको लेकिन प्रेज़ भी कहते हैं, प्रेज़ करते हैं वो उनकी एबिलिटी के लिए कि आप नेचर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप नेचर बहुत अच्छा नेचर में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद रॉसेटी कहते हैं डॉक्टर ग्राहम कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर, द हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर या हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर इनको रॉसेटी कहते हैं। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड इनको डिस्क्राइब करते हैं एज अ पोएट विथ हीलिंग पावर। टी.एस. इलियट इनके बारे में कहते हैं कि पोएट बट नॉट द ग्रेटेस्ट। ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम इनके बारे में कहते हैं कि ही इज़ कोर ऑफ अमेरिकन पोएट ट्रेडिशन, मतलब कि हैरोल्ड ब्लूम का मानना है कि वर्ड्सवर्थ ने ही जो अमेरिकन पोइट्री है उसके ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।